तो मित्रों, मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाने से पहले या विसर्ग संधि को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारी हिंदी भाषा में जो स्वर हैं वो स्वर हमने 11 स्वर के बारे में हमने बताया था कि हिंदी भाषा में इस प्रकार के स्वर हैं। तो मित्रों, उसके साथ साथ हमने इसकी चर्चा नहीं की और इसके साथ साथ हमने अ की चर्चा नहीं की, इन दोनों की चर्चा नहीं की। मित्रों, ये क्या है, ये ऐसे हैं, ये जो विसर्ग है ये तो अनुनासिक है या अनुस्वार के रूप में है, और ये जो बिंदी है, दो बिंदु ही ऊपर नीचे, इनको बोलते हैं हम विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण अपने आप है के रूप में होता है। किस रूप में होता है? है के रूप में होता है। तो इसको हम है ही मानेंगे। है का मतलब है ये महाप्राण ध्वनि है। क्या है? महाप्राण। महाप्राण ध्वनि के बारे में मैंने आपको ये बताया था, जिसका हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। तो मित्रों, इसका हम विसर्ग का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विसर्ग एक प्रकार से महाप्राण ध्वनि के रूप में है। अब हम इस विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। अपनी हिंदी व्याकरण में इस विसर्ग को कहा गया है अयोग वाह। ये अयोग है, और ये अयोग वाह का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मित्रों ये हो गया अयोग प्लस वाह। इसका मतलब है अ तो हो गया उपसर्ग, इसका मतलब रहित है, रहित। और योग का मतलब योग उसके साथ जुड़कर, किसके साथ जुड़कर? जुड़कर, ये जुड़ते हैं। योग का मतलब जुड़ना, वाह का मतलब होता है वहन करना। तो मित्रों, इसका मतलब ये है कि ये जो अयोग वाह व्यंजन हैं, ये क्या है? अयोग वाह व्यंजन है। और ये अयोग वाह व्यंजन किसके साथ योग नहीं करते? ये व्यंजनों के साथ योग नहीं करते। किनके साथ? व्यंजनों के साथ ये योग नहीं करते। योग करते हैं तो मात्र किसके साथ करते हैं? ये स्वर के साथ ही योग करेंगे। तो इस अयोग वाह का मतलब यही हो गया कि वे व्यंजन जो व्यंजनों के साथ योग न करने के बजाय वो स्वर के साथ ही योग करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ ये कंग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मित्रों एक तो ये है, कै तो हमने व्यंजन को बाहर निकाल लिया, और एक अ बच गया, और इस अ के ऊपर ये अनुस्वार है। और ऐसे ही हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण मतलब अ तो ये है ही, और एक ये है के रूप में ये विसर्ग भी है। तो कहने का मतलब अ तो हमारे सब इसमें पहले आ गया, और इसके बाद में है, ये है स्वर के साथ जुड़ करके आगे का उच्चारण प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने विसर्ग जो ध्वनि है वो इस प्रकार से बाहर आती है, और इसी प्रकार से बाहर निकलने के कारण हम किसी शब्द के टुकड़े करते हैं, तब यह विसर्ग पद के प्रथम पद के अंत में हमें दिखाई देगा। लेकिन दिखाई कहाँ देगा? ये स्वर के पश्चात ही हमें दिखाई देगा। किसके बाद मित्रों? ये स्वर के बाद ही हमें दिखाई देगा। तो स्वर के बाद में कहाँ दिखाई देगा वो देखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि विसर्ग यही है। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से हमने संधि विच्छेद को शुरू किया था, और उस संधि विच्छेद को शुरू करने से पहले हमने ये बताया था कि जब हम शब्द के टुकड़े करते हैं तो हमारे सामने 6 प्रकार से शब्द के टुकड़े बनते हैं। 6 प्रकार से कौन कौन से मित्रों? एक बार मैं और नाम उल्लेख करूँगा। या तो हम शब्द के टुकड़े करते हैं तो ये मित्रों, ये तो हमारे सामने प्रथम पद है और ये दूसरा पद है। हमने इसको लेकर के हमने टारगेट केवल इसी को बनाया था। इसका मतलब है प्रथम पद का अंतिम, हमने क्या कहा? प्रथम पद का ये अंतिम स्वर है, और ये है दूसरे पद का प्रथम है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने संधि विच्छेद को शुरू करने से पहले ये बताया था कि हमारे सामने शब्द के 6 प्रकार से टुकड़े बाहर निकल के आते हैं। वो कैसे बाहर निकल के आएंगे? मैंने ये कहा कि प्रथम पद में या तो स्वर हो सकता है, और दूसरे पद में भी क्या होगा? वो स्वर होगा। अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने मिलते हैं तब वो स्वर संधि का ही उदाहरण होगा। किसका होगा? वो स्वर संधि का उदाहरण होगा। एक नियम ये। दूसरा नियम हमने ये कहा कि अगर स्वर प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आ रहा है
ये अंतिम वर्ण के रूप में आ रहा है और दूसरे पद के अंत शुरू में व्यंजन आ रहा है, तो मित्रों यह इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस प्रकार की कंडीशन वो व्यंजन संधि के रूप में होगी, व्यंजन संधि के रूप में। तीसरा हमने ये कहा, हमने इस प्रकार से बताया यह एग्जाम्पल, अगर प्रथम पद के अंत में अगर ये व्यंजन आ रहा है, अगर प्रथम पद के अंत में ये व्यंजन आ रहा है और दूसरे पद के शुरू में स्वर आ रहा है, तो भी वो क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। किसका होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। 4 नंबर पे हमने ये बताया था कि अगर प्रथम पद के अंत में व्यंजन आ रहा है और दूसरे पद के प्रथम में भी व्यंजन आ रहा है, तो मित्रों वो भी व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमने इसको भी पढ़ लिया है, इसको भी पढ़ लिया है और हमने इन तीनों को भी पढ़ लिया है। ये 2 नंबर का 3 और 4 इन तीनों को हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, इन तीनों को हमने पढ़ा है व्यंजन संधि में पढ़ा है, व्यंजन संधि में हमने इसको पढ़ लिया है। अब बाकी 5 नंबर का जो नियम आता है, और 5 नंबर का नियम यह कहता है कि अगर प्रथम पद के अंत में क्या होगा, विसर्ग होगा मित्रों, क्या होगा, विसर्ग। और विसर्ग किसके साथ जुड़ा होगा, विसर्ग जुड़ा हुआ होगा स्वर के साथ। पहले तो आएगा स्वर और उसके बाद में विसर्ग आएगा। विसर्ग कहाँ आएगा, ये विसर्ग यहाँ आएगा प्रथम पद के, और उसके बाद में दूसरे पद का प्रथम व्यंजन होगा या वर्ण होगा, वो स्वर के रूप में होगा, तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। और छठा नियम हमने यह कहा कि यह स्वर होगा, क्या होगा, स्वर होगा, और स्वर के बाद में क्या होगा, विसर्ग होगा। क्या होगा मित्रों, ये विसर्ग होगा। कहाँ होगा, प्रथम पद के अंत में विसर्ग होगा और उस दूसरे पद के शुरुआत में वो व्यंजन होगा, तो वो भी विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने ये ऊपर के जो 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु स्वर संधि में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी ये जो 3 बिंदु हैं इसको हम कहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, व्यंजन संधि में ख़त्म कर चुके हैं। अब अपने 2 जो सूत्र नीचे लिखे हुए हैं इनको हम विसर्ग संधि में शामिल करेंगे। तो विसर्ग संधि का मतलब ये है कि प्रथम पद में क्या होगा मित्रों, स्वर होगा। प्रथम पद के अंत में स्वर के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ होगा, और उसके बाद में दूसरे पद का प्रथम जो वर्ण है, या तो वो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो। इस प्रकार से 2 नियम अपने विसर्ग संधि में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के 2 सूत्र हमारे सामने बाहर निकल के आते हैं, और उन सूत्रों के आधार पर ही हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों हमारे सामने ये 2 नियम हैं, ये शेष बचे हुए हैं, और इन 2 नियम को कंप्लीट करने के बाद हमारी विसर्ग संधि यहीं ख़त्म हो जाती है, यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इनको पढ़ेंगे। तो मित्रों अब देखिए, ये विसर्ग हमने लिखा विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, हम यह भी लिख सकते हैं, इनकी जगह हम यह भी लिख सकते हैं कि ये वर्ण है, और वर्ण किन के योग से मिलके बने हैं, वर्ण का मतलब है स्वर प्लस व्यंजन के योग से मिलके बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी हिंदी में कुल स्वर हमने री के सहित हमने 11 स्वर पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं मित्रों, ये 11 स्वर पढ़े हैं। और इसके बाद में क्या होगा, इन 11 स्वर के बाद में ही विसर्ग का योग होगा। विसर्ग का योग क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा कि ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग अ योग वाह ध्वनि है। क्या है, अ योग वाह है। और ये अ योग वाह का मतलब ये होता है कि ये केवल संयोग करेंगे तो स्वर के साथ ही संयोग करेंगे। तो कहने का मतलब कुल स्वर 11 है, और 11 स्वर के पश्चात ही ये विसर्ग का प्रयोग होगा, इसका मतलब ये है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमने ये लिखा कि या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। तो स्वर और व्यंजन का योग अगर हम इस प्रकार से लिखें, इन स्वर और
व्यंजन, स्वर या व्यंजन का योग होगा। अब देखिए मित्रों, स्वर कितने हो गए? स्वर हमारे सामने 11 हैं, जिसको हम यहाँ नामोल्लेख कर चुके हैं। और व्यंजन हम पहले के अध्ययन बिंदु में हम व्यंजनों की संख्या 33 पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 11 और 33 टोटल ये 44 वर्ण होते हैं। तो 44 वर्ण में से कोई भी वर्ण इस विसर्ग के साथ आ सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि पहले पद का अंतिम जो होगा वो विसर्ग होगा, और विसर्ग से तुरंत पहले स्वर होगा, और उसके बाद में वर्ण कोई भी आ सकता है। और वर्ण हमारे सामने टोटल कितने हैं? 11 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। इन दोनों को मिला करके हमारे सामने टोटल वर्ण 44 बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वर कितने? 11। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में ये विसर्ग आ गया। ये तो है प्रथम पद का। और फिर हम ये लिखें वर्ण का मतलब 44 का मतलब स्वर और व्यंजन कुछ भी। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि प्रथम पद का अंत इस प्रकार से होगा, और दूसरे पद का प्रथम जो वर्ण भाग है वो वर्ण के रूप में किसी भी रूप में हो सकता है। यही अपना विसर्ग संधि का एक समझाने का फॉर्मूला है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि को पढ़ने से पहले अब हम इसको नियमों के रूप में लेके चलेंगे। तो मित्रों, हमने एक बात पहले यह भी बताया था, अब हमने यह बताया था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, और ये 2 जो प्रकार हैं यही ज़्यादा विसर्ग संधि में महत्वपूर्ण है। और वो विसर्ग में महत्वपूर्ण क्यों है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा कर रहे हैं कि हमने कहा कि विसर्ग संधि में हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि विसर्ग प्रथम पद के अंत में आएगा, और वो आएगा किसके बाद में? स्वर के बाद में ही आएगा। किसके बाद में आएगा? स्वर के बाद में। और उसके बाद में क्या होगा? ये वर्ण होगा। तो मित्रों, इनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विसर्ग संधि में महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, और वो किसके आधार पर? हमने ये बताया था कि वर्ण में 2 भाग ऐसे हैं जो सघोष और अघोष के नाम से जाने जाते हैं। सघोष और अघोष के रूप में जाने जाते हैं। अब ये सघोष और अघोष क्या है? हमने ये बताया कि वर्ण स्वर तंत्र के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से? एक तो सघोष कौन से वर्ण होते हैं, और अघोष कौन से वर्ण होते हैं। तो मित्रों, हमने इसके बारे में ये बताया था कि सभी स्वर तो सघोष होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे सघोष होते हैं। और अघोष क्या होते हैं? अघोष ये होते हैं कि किसी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, किसी भी, हम अघोष की चर्चा करें। अघोष के बारे में हमने ये बताया था कि अघोष व्यंजन के बारे में हमने यह बताया था कि अघोष वे व्यंजन होते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। इसी के साथ हमने ये कहा कि ऊष्म व्यंजन जो शकार हैं, जैसे ये स है, ये स है और ये स है, ये 3 ऊष्म व्यंजन हैं वो अघोष होते हैं, और बाकी सघोष व्यंजन होते हैं। इसका मतलब ये है कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इसके साथ में एक ये सकार स, ये स, ये जो 3 ऊष्म व्यंजन हैं ये टोटल हमारे व्यंजन का अघोष रूप बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो 10 तो ये व्यंजन वर्ग हो गए, और 3 ये 1 2 3 प्लस 3 हमारे सामने कुल व्यंजन अघोष के रूप में 33 होते हैं, और बाकी शेष बचे हुए जितने भी व्यंजन होते हैं वे सारे के सारे सघोष व्यंजन में शामिल होते हैं। तो मित्रों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन
कौन कौन से हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम इसी को लेकर के बात करेंगे कि ये अघोष और सघोष व्यंजन कहाँ होंगे। मित्रों, हमने ये बताया कि ये तो पहला पद हो गया विसर्ग के रूप में, पहले पद के अंत में विसर्ग आएगा, इसका मतलब ये आएगा। और दूसरे पद में क्या होगा, ये अघोष व्यंजन भी हो सकता है और सघोष भी हो सकते हैं, सघोष ध्वनियाँ भी हो सकती हैं। अघोष तो सारे के सारे व्यंजन हैं और सघोष में स्वर भी आ गए और प्लस व्यंजन भी आ गए, और शेष बचे इनको बाहर निकाल करके जितने भी व्यंजन बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे सघोष में हो जाते हैं। तो मित्रों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में अघोष ध्वनि आ रही है तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा या उसमें किस प्रकार का बदलाव होगा, या दोनों पदों का हम संयोग करेंगे, विसर्ग के साथ हम दूसरे पद का प्रथम वर्ण का हम संयोग करेंगे तब वो विसर्ग किस रूप में बदल जाता है। यही बात हमारे इस विसर्ग संधि में सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, हम एक छोटा सा नियम लिखते हैं और वो नियम बहुत ही कारगर साबित होगा। हम उसको लेकर के अघोष व्यंजन संधि के रूप में चर्चा करेंगे। हमने मित्रों ये कहा कि एक तो ये स्वर हो गया, स्वर ये प्रथम पद का अंतिम स्वर होगा और इसी स्वर के साथ ये विसर्ग लगा हुआ है। और उसके बाद में हमारे सामने जो एग्जाम्पल मिलता है वो अघोष व्यंजन के रूप में है। किस रूप में? अघोष व्यंजन के रूप में होगा। और ये अघोष व्यंजन किस रूप में होगा? हमने ये बताया कि अघोष व्यंजन ये होते हैं, एक तो कै, एक ख, ये अघोष व्यंजन है। एक च और एक छ, ये भी अघोष व्यंजन है। एक ट, एक ठ, एक त वर्ग का त और ये थ, एक प वर्ग का प और एक फ, ये अघोष। बाकी सघोष, अघोष में जो सकार हैं, सकार जैसे ये तालव्य है तो तालव्य सकार ये स है, ये मूर्धन्य व्यंजन है तो मूर्धन्य सकार में ये श है, और ये है दंत्य, दंत्य में ये सकार में ये स शामिल है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे सामने जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं, अघोष ध्वनियाँ इस प्रकार से हैं। तो मित्रों, मैंने ये चार्ट क्यों बनाया, ये किस लिए बनाया, ये देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है वो देखिएगा, ये महत्वपूर्ण इसलिए बना हुआ है। तो मित्रों, हमने ये कहा कि ये तो प्रथम पद का होगा और ये जो भाग है ये दूसरे पद में होगा। दूसरे पद में क्या होगा? अगर अघोष व्यंजन ध्वनि आ जाती है तब हमें क्या करना है। एक तो इस प्रकार से हमारे सामने सूत्र बना हुआ है। तो मित्रों, इस सूत्र को हमें अच्छी तरह से देखें कि हमारे सामने सूत्र क्या कह रहा है। तो हम सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह बताएंगे, इसी को लेकर के हम यह बताएंगे मित्रों कि मान लो किसी भी शब्द में ये सकार आ रहा हो, ये स, और उसके बाद में अघोष ध्वनि ये और ये दोनों आ रही हो। किसके बाद में? इस सकार के बाद में ये अगर ये चार वर्ण आ रहे हैं किसी भी शब्द में, अगर ये लगातार रूप में आ रहे हैं, जैसे क, ख, प और ये फ, अगर ये जो अघोष ध्वनियाँ हैं इस सकार के बाद में आ रही हैं, किसी भी शब्द में आ रही हैं, तो मित्रों ये जो स है ये शब्द के साथ संयोग करेगा। कब करेगा? इनके साथ संयोग करता है तो हम शब्द के टुकड़े करेंगे। जब हम शब्द के टुकड़े करेंगे तो मित्रों ये जो स है ये स विसर्ग में बदल जाएगा। कब बदलेगा? कैसे बदलेगा? हमने ये कहा कि अगर किसी भी शब्द में आधा स आ रहा हो, व्यंजन है, उसके बाद में क या फिर ख या फिर प या फिर फ आ रहा हो, तो तब हम शब्द के टुकड़े करेंगे। शब्द के टुकड़े कहाँ से करेंगे? हम शब्द के टुकड़े इस स से करेंगे। ये स जो दंत्य है, इस दंत्य स के हम टुकड़े करेंगे तो ये दंत्य स प्रथम पद का विसर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रथम पद का विसर्ग बन जाएगा। और ये विसर्ग कैसे बनेगा?
विसर्ग होगा। ये कैसे होगा वो देखिए, मैंने एक शब्द लिख दिया, जैसे नमस्कार, मैंने शब्द लिख दिया जैसे तिरस्कार, मैंने शब्द लिख दिया भास्कर, मैंने बहुत सारे शब्द लिख दिए। मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके आऊँगा। मैंने शब्द लिख दिया नमस्कार, मैंने शब्द लिख दिया तिरस्कार, मैंने शब्द लिख दिया यहाँ भास्कर। अब देखिए मित्रों, हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। कोई भी एक शब्द दे देते हैं और शब्द देने के पश्चात ये बोलते हैं कि इसकी सही संधि विच्छेद होगी, इसकी सही संधि विच्छेद होगी या सही या शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। यह हमसे इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इस विसर्ग संधि को सोल्व कर रहे हैं। हमने ये बताया कि अगर शब्द के टुकड़े करने हैं, टुकड़े करते समय हमें यह देखना है कि किसी भी शब्द में आधा स ये दंत्य स आ रहा हो और उसके बाद में इनमें से कोई भी आ रहा हो। तो मित्रों यहाँ से हम शब्द के टुकड़े करेंगे। कहाँ से करेंगे? इस स के टुकड़े करेंगे। तो इस स के टुकड़े करते समय हमें क्या करना है कि इस स को हम प्रथम पद का अंतिम स्वर के साथ विसर्ग में बदल देंगे। अब बदल के देखिएगा। ये रहा मित्रों इसका एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन। नमः, ये हो गया नमः, प्लस ये बाकी जो बचा है ये क है, ये ककार है, इसको हम यूं की यूं लिख देंगे। ये रही अपनी संधि विच्छेद नमस्कार की। अब हमने ये कहा कि प्रथम पद का अंतिम स्वर के साथ क्या होगा? विसर्ग होगा। तो मित्रों ये क्या है? ये अ है, ये रहा अ, ये अ है और इसी अ के साथ हमने क्या लिख दिया? ये विसर्ग लिख दिया, बाकी ये कार। अब देखिए हमारी यह नियम यहाँ लागू हो गया, इस प्रकार से लागू हो गया। अब हमने दूसरा शब्द लिखा है, ये भास्कर लिखा, इसकी हम संधि करेंगे या विच्छेद करेंगे। ये रहा आ, ये स्वर रहा अंत में पहले पद का, हम टुकड़े करेंगे इसके स के, दंत स के टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करते समय प्रथम पद का अंतिम ये स विसर्ग में बदल गया और बाकी ये शब्द आ गया कर के रूप में। ऐसे ही हम तिरस्कार के करेंगे। तो तिरस्कार की संधि विच्छेद कीजिए मित्रों। ये होगा तिर, ये रहा अ इसमें जुड़ा हुआ है और ये स ये विसर्ग के रूप में बदल गया, बाकी ये बन गया कार। ऐसे ही हमारे सामने है भास्पति है, परस्पर हम लिखें, जैसे एग्जाम्पल हम लिखें भास्पति। अब इसके टुकड़े करेंगे। तो देखिए हमने कहा कि इनके बाद में कोई भी एक शब्द आ जाए, बस यही शब्द आ जाए, कौन सा? क, ख, प, फ, इनमें से कोई आ जाए तो हमें ये स इस रूप में बदलना है। अब देखिए ये रहा प, ये रहा आधा स, इसके टुकड़े करेंगे। तो इसके टुकड़े करते समय हमारे सामने ये स बदल गया विसर्ग में प्लस पति, बाह प्लस पति। ये क्या है? बाह प्लस पति। इसका अर्थ ये हो गया, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। ऐसे ही बृहस्पति है, वह प्लस पति, वाचस्पति है, वाचः प्लस पति। ये किस प्रकार से बदल गया मित्रों? ये इस प्रकार से बदल गया क्योंकि हमने विसर्ग संधि में बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ लेके आए। तो हमारे सामने मित्रों एक बहुत बड़ी दुविधा बन के बहुत सारी अपवाद बाहर निकल के आते हैं। विसर्ग संधि में बहुत सारे अपवाद हैं। अब अपवाद कहाँ हैं वो देखिएगा मित्रों। मैंने व्यंजन संधि में ये बताया था, व्यंजन संधि में हमने ये बताया था कि हमने ये बताया, एक शब्द लिया था दुष्कर्म, हमने एक शब्द लिया था दुष्फल। तो मित्रों हमने ये बताया था कि अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करते समय हमारे सामने ये दुष प्लस कर्म के रूप में होगा। ऐसे ही इसके टुकड़े करते हैं तब इसके टुकड़े भी इस प्रकार से होते हैं। तो मित्रों सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी जो मुसीबत है हमारे सामने यहीं से पैदा हो जाती है कि इस प्रकार के हमारे सामने जो शब्द हैं उसको हम व्यंजन संधि में शामिल करें या फिर विसर्ग संधि में शामिल करें। तो इस प्रकार के जो अपवाद हैं अपनी हिंदी भाषा में व्यंजन संधि से और विसर्ग संधि से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम स्वीकार किसको करें? हम स्वीकार उसको ही करेंगे जो हमारी हिंदी शब्दावली में संस्कृत के या हिंदी के या अरबी के, फारसी के या
विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आगे हैं उन्हीं को हम स्वीकार करेंगे, न कि हम विसर्ग को। तो मित्रों, हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि व्यंजन संधि के नियम अलग हैं और विसर्ग संधि के नियम अलग हैं। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जो एक ही शब्द व्यंजन संधि में भी है और विसर्ग संधि में भी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर वो मिलते हैं तो मित्रों, हम यही कहेंगे कि अपना हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी कमी यही है, या यहीं से ही हमें दिखाई देती है कि अपनी हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी कमजोरी ये है। तो मित्रों, इस प्रकार से तो है अपना क्या ये नियम। अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। अब देखिए मित्रों क्या होगा। अब मित्रों ये है दूसरा नियम, ये है कि अगर इन्हीं के बाद में क्या बताया, इन्हीं के बाद में मित्रों, अब इन्हीं के बाद में हमने ये बताया कि इस नियम में ये बताया था कि अगर ये ए या फिर आ जो स्वर होगा, इस आ या आ स्वर के बाद में विसर्ग लगा हुआ होता है तो ये स के रूप में बदल जाएगा। अब मान लो इसके अलावा और भी व्यंजन आ जाए, और भी स्वर आ जाए। और भी स्वर वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमने कहा कि अगर ए या आ स्वर के पश्चात विसर्ग या उसके साथ विसर्ग जुड़ा हुआ हो और विसर्ग जुड़ने के बाद में हम शब्द का संयोग करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे कि दंत्य सकार में बदल जाएगा। इसी प्रकार से था। अब हम देखिए, अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक नियम और है। वो नियम ये है कि हमने कहा कि अघोष जो व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन में एक तो हमने ले लिया था क, ख, एक च, एक छ, एक ट, एक ठ, त और ये थ, प और ये फ। ये जो व्यंजन है मित्रों, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए दोनों। अब बात करेंगे अब हम शेष बचे जो व्यंजन हैं उनके बारे में, या अघोष व्यंजन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो है मित्रों, ये तालव्य व्यंजन है। ये च, छ और श, ये ट, ठ और ये श है, ये मूर्धन्य है और ये दंत्य व्यंजन है। तो मित्रों, अब हम इन अघोष व्यंजनों की चर्चा करेंगे कि ये अघोष व्यंजन किस प्रकार से हमारे सामने अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो मित्रों, इसके बारे में बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो किसी भी शब्द में ये जो व्यंजन है, कौन सा, ये जो व्यंजन है एक साथ लगातार रूप में आ रहे हैं, किसी भी शब्द में आ रहे हों। जैसे मैं ये कहूँ मान लो ये किसी शब्द में ये तालव्य श आ रहा हो और इस तालव्य स के बाद में या तो च आ रहा हो या छ आ रहा हो या फिर ये स व्यंजन आ रहा हो। ये तो है स्वर रहित और बाकी ये तो है, ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। मतलब इस प्रकार से व्यंजनों का योग किसी शब्द में हो रहा हो तब हमें क्या करना है। तो मित्रों, अब हम शब्द के टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। वो हम ऐसे करेंगे कि एक शब्द में मान लो ये स और ये च आ गया। जैसे मैं ये लिखूँ अंतस चेतना, लिख दिया मैंने, अंतस चेतना शब्द लिख दिया, अंतस चेतना। तो हमें क्या करना है, अब देखिए हमें ये देखना है कि एक ही वर्ग के अघोष व्यंजन अगर शब्द में आते हैं, एक साथ आते हैं, तो मित्रों ये रहा अपना शकार। ये कौन सा है, ये सकार, ये तालव्य है। और ये कौन सा है, ये अघोष व्यंजन है। और इसी के साथ किसका संयोग हो रहा है, ये तालव्य व्यंजन है, ये तालव्य है और इसी तालव्य व्यंजन के साथ ये अघोष भी है। तो इस प्रकार के अगर शब्द हमें इस प्रकार के व्यंजन किसी शब्द में हमें दिखाई देते हैं तो मित्रों ये जो सकार है, ये जो तीनों सकार हैं, हम बात करें इन तीनों सकारों में से हम इसकी बात कर रहे हैं, इस तालव्य सकार की बात कर रहे हैं। अगर तालव्य सकार के साथ तालव्य व्यंजन हो तब हमें शब्द के टुकड़े करें, तब ये तालव्य सकार है ये विसर्ग में बदल जाएगा और विसर्ग में बदलेगा तो उससे पहले ए स्वर होगा। तो अब इसकी संधि विच्छेद करते हैं, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करते समय हम इस प्रकार से करेंगे। तो मित्रों ये रहा अंतः, ये आ गया विसर्ग,
क्योंकि हमने स को किस में बदल लिया, विसर्ग में बदल लिया, और बाकी दूसरे पद का जो ये तालव्य व्यंजन है वहीं से हम दूसरे पद को लिख देंगे। ये हो गया अंतः प्लस चेतना। ये अंतः क्यों बदला, क्योंकि मित्रों इससे पहले ये ए स्वर है और इसी ए स्वर के साथ ये विसर्ग का प्रयोग हो गया, और ये विसर्ग का मतलब क्या है, शब्द में ये स है। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, जैसे ले लिया कश्चित। कश्चित, अब इसके टुकड़े करेंगे मित्रों। तो टुकड़े करते समय हमें क्या देखना है, एक ही तालव्य व्यंजन नहीं होना, मतलब तालव्य व्यंजन हो, दोनों तालव्य व्यंजन होंगे। और तालव्य व्यंजन देखिए ये रहा, ये दोनों तालव्य हैं, तो ये इसकी संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करने से पहले हमने क्या कहा कि इससे पहले क्या होगा, ये स्वर होगा। तो ये रहा क में स्वर, तो इसकी संधि विच्छेद होगी कह प्लस चित। इसका मतलब ये है मित्रों, ये जो तालव्य व्यंजन है, ये तालव्य व्यंजन शकार के रूप में है, ये शकार क के साथ योग कर रहा है, तो ये विसर्ग में बदल गया। इसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैं ये लिखूँ आश्चर्य लिख दिया, ये हो गया आश्चर्य। हमने कहा कि तालव्य व्यंजन दोनों एक साथ आ रहे हैं और उसमें एक सकार का भी प्रयोग हो रहा है, तब हम उस सकार को विसर्ग में बदल देंगे और बाकी दूसरे पद में हम तालव्य व्यंजन से शुरू कर देंगे आगे तक जितना भी लंबा शब्द है। ऐसे ही हमारे सामने आ गया तपश्चर्या, तपश्चर्या। इसके टुकड़े करेंगे हम, ये दोनों तालव्य व्यंजन रहे, एक शकार और एक चय वर्ग का, तो इसमें इसके टुकड़े करेंगे तपय प्लस चर्या। तो इस प्रकार से मित्रों अपने इस प्रकार के जो वर्ण आते हैं या तालव्य व्यंजन एक साथ आते हैं, तब ये शकार है, ये शब्द के टुकड़े करते समय वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये शकार के एग्जाम्पल भी यहाँ खत्म। अब हम बात करते हैं मूर्धन्य शकार के रूप में। अब मूर्धन्य शकार का मतलब ये है मित्रों कि मूर्धन्य व्यंजन एक साथ किसी भी शब्द में आ जाएं। क्या ये है मूर्धन्य, ये है मूर्धन्य है। अगर मूर्धन्य व्यंजन किसी भी शब्द में एक साथ आ जाएं, कब आएंगे, एक साथ तब आएंगे जब ये शकार के साथ इसका प्रयोग होगा। शकार के साथ का मतलब ये है कि पहले तो ये स होगा, या हम ये कहें किसी भी शब्द में ये स इस रूप में होगा और इसके बाद में या तो ट होगा या फिर ठ होगा या फिर ये स होगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो पहले तो इसका प्रयोग होगा। ये दोनों क्या है, ये भी अघोष व्यंजन है और ये तीनों भी क्या है, अघोष हैं। अब एक ही प्रकार के एक ही वर्ग के अघोष व्यंजन एक साथ आते हैं, तब हम शब्द के टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करते समय पहले पद में ये शकार है, ये विसर्ग में बदल जाएगा और बाकी ये दूसरे पद में जिस वर्ण से शुरू हो रहा है वहीं से दूसरे पद को हम शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया धनुष टंकार। तो धनुष टंकार के रूप में इस प्रकार से हमने शब्द को ले लिया, तो इसके हम टुकड़े करेंगे। तो हमने कहा कि क्या होगा, स्वर के साथ विसर्ग का ही योग करेंगे। और हमने क्या कहा कि किसी भी शब्द में अगर मूर्धन्य व्यंजन एक साथ आते हैं, और एक साथ कब आएंगे, पहले तो आएगा मूर्धन्य शकार आएगा, उसके बाद में ट या ठ में से कोई एक आएगा। तो ये रहा मूर्धन्य अघोष व्यंजन और ये रहा मूर्धन्य शकार। तो इसके टुकड़े करेंगे हम, ये हो गया धनु विसर्ग प्लस टकार टंकार, इस प्रकार से हो गया। तो मित्रों इस प्रकार के भी एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। हमें केवल यह देखना है कि मूर्धन्य जो व्यंजन है वो एक साथ आएंगे, लेकिन उनसे पहले सबसे पहले कौन सा व्यंजन होगा, उनसे पहले शकार मूर्धन्य अघोष व्यंजन ही होगा। उसके बाद में हम एक मूर्धन्य व्यंजन और देखने को एक और मूर्धन्य व्यंजन देखते हैं, या तो ट के रूप में होगा या ठ के रूप में होगा या फिर श के रूप में होगा, किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने इस सकार मूर्धन्य सकार के एग्जाम्पल भी हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपना एग्जाम्पल आता है इस दंत्य सकार के रूप में। किसके रूप में, इस दंत्य सकार के बारे में हम बात करें। इस दंत्य सकार का मतलब ये है, दंत्य सकार का मतलब ये है कि किसी भी शब्द में पहले तो ये स होगा, किसी भी शब्द में ये स, ये क्या है मित्रों, अघोष है। हमने कहा कि अघोष व्यंजन एक साथ दो बार आएंगे, एक तो ये रहा सकार अघोष, इसके बाद में अगर
ये तय आए या थ आए, इस रूप में किसी भी शब्द में लगातार में दोनों अघोष व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ रहे हैं? अघोष व्यंजन एक साथ दोनों आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? तब हमें मित्रों ये करना है कि उसके टुकड़े करते समय जो सकार है वो तो विसर्ग में बदल जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल नमस्ते, नमस्ते कर लिया, नमस्ते मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये दंत्य सकार रहा, इसके साथ दंत्य व्यंजन अघोष ये रहे, दोनों क्या है? अघोष। दोनों अघोष एक साथ आ रहे हैं, तब शब्द के हम टुकड़े करेंगे तो ये स्वर से पहले स्वर के बाद में विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसका मतलब नमः नमः प्लस ते। इस प्रकार से एग्जाम्पल हमारे सामने और भी हैं। जैसे मैं लिखूं मनस्ताप, लिखूं, मैंने लिख दिया मनस्ताप, इसके टुकड़े करेंगे हम। ये रहा अघोष सकार, ये रहा अघोष दंत्य व्यंजन, दोनों अघोष हो गए, दोनों एक ही वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं और दोनों क्या है? अघोष व्यंजन है। अगर इस प्रकार से शब्द किसी भी शब्द में दोनों की आवर्ती एक साथ होती है तब हम शब्द के टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े करते समय हम उस शब्द को विसर्ग संधि में ले जाते हैं। तो विसर्ग का मतलब हमारे सामने ये है और इसका मतलब ये है अगर दोनों अघोष व्यंजन एक साथ आते हैं और उन अघोष व्यंजन में कोई शकार आता है तो वो शकार प्रथम पद में विसर्ग के रूप में बदल जाएगा। तो ये देखिए मनस्ताप हमने ये लिख दिया, इसके टुकड़े करें मनः प्लस ताप। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये सकार है, ये विसर्ग संधि का प्रथम वर्ण के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये शकार के रूप में एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मित्रों इस प्रकार की जो विसर्ग संधि का अघोष नियम है, इस अघोष नियम को हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। हमें बात यह ध्यान में रखनी है कि दो अघोष व्यंजन अगर एक साथ आते हैं तो उस अघोष व्यंजन में शकार जो भी हो उसको हम प्रथम पद में विसर्ग के रूप में बदल देंगे। तो इस प्रकार से अघोष विसर्ग संधि का जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब इसके साथ और भी हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं। विसर्ग संधि में और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे अगला नियम हम लेके आए तो अगला नियम हमारा यह कहता है, यह है कि मान लो किसी भी शब्द में सिरो रेखा के ऊपर, किसी भी शब्द में सिरो रेखा के ऊपर ये रै होता है। इस रै का मतलब ये होता है कि जिस व्यंजन के ऊपर ये लगा होता है वो आधा रहता है। आधा का मतलब हम क्या माने? ये स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है। स्वर रहित क्यों होता है? इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि देखिए मित्रों, जिस व्यंजन के ऊपर ये आधा रै सिरोरेखा के ऊपर लगा होता है तो समझ लेना कि ये सर के ऊपर बैठा हुआ है। किसके ऊपर? सर के ऊपर बैठा है। तो सर के ऊपर जो बैठने वाले होते हैं वो अपने आप में अधूरे रहते हैं। और जिस व्यंजन के साथ ये नीचे लगा होता है तो ये मानना कि ये रै है, ये तो पूरा होता है, जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो आधा रहता है। कहने का मतलब जिस व्यंजन की वो पैर पकड़ के बैठा हुआ है उस व्यंजन को तो उसने आधा बना दिया और खुद क्या हो गया? पूरा हो गया। और जो रै सर के ऊपर बैठा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो तो पूरा है और ऊपर बैठा हुआ रै है वो अधूरा है। सर के ऊपर बैठने वाला हमेशा वो अधूरा ही रहता है। तो इस प्रकार से रै के बारे में हम यह कह सकते हैं। तो मित्रों हम बात करें अपने मुख्य बिंदु की तरफ। हमने ये कहा विसर्ग संधि में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सिरोरेखा के ऊपर इस रै की आवर्ती होती है। तो उस वक्त हम शब्द के टुकड़े कैसे करेंगे वो देखिएगा। मैंने शब्द ले लिया ये प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव। अब देखिए, अब इसका मतलब ये है सिरोरेखा के ऊपर ये रहा रै और इस रै की आवर्ती कहाँ है? इस रै की आवर्ती यहाँ है। इस रै की आवर्ती भय से पहले है। तो अब इसके टुकड़े करेंगे तब हमें क्या करना है? तो मित्रों उसके सामने एक कंडीशन ये है, उसके सामने ये कंडीशन ये है, या तो इस रै से पहले ई स्वर आ रहा हो या फिर दीर्घ ई स्वर आ रहा हो या फिर ऊ स्वर आ रहा हो, तब ही ये रै सिरोरेखा के ऊपर रहेगा। और उसके बाद में
कोई भी घोष व्यंजन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, घोष व्यंजन या स्वर आ रहा हो, या हम ये कहें कि घोष या सघोष, दोनों एक ही नाम है मित्रों। सघोष वर्ण होने चाहिए किसके बाद में, इसके बाद में दूसरे पद में ये होने चाहिए। तो मित्रों अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे। अब देखना बहुत ही रोचक है। हमने कहा कि इस शिरोरेखा के ऊपर जो र है, इस र का प्रयोग होने से पहले या इससे पहले इनमें से कोई एक स्वर होगा। इनमें से कोई एक स्वर कौन सा है, ई ऊ। ऊ में कौन सा स्वर है, ये ऊ स्वर है। अब देखिए हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, यह र है, ये र विसर्ग में बदल जाएगा। अब टुकड़े करें, हम इसके टुकड़े करें, इसके टुकड़े प्राधु विसर्ग प्लस भाव, इस प्रकार से इसके टुकड़े हो गए। ये र टुकड़े करते समय विसर्ग में बदल गया। ऐसे ही आविर्भाव है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। अब इसके टुकड़े करें, इसके टुकड़े करेंगे, ये ई की मात्रा ये रही और ई की मात्रा के तुरंत बाद में ये र आ रहा है, तो र किस में बदल जाएगा, र बदल जाएगा विसर्ग में बदल जाएगा। आशी जोड़ वाद। ऐसे ही आविर्भाव है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं हमारी हिंदी शब्दावली में, जैसे आयुर्वेद है, आविर्भाव है, बहिर्भाग है, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मैं एक शब्द और लूँ, बहिर्भाग। ये क्या है, ये ई की मात्रा है, इसके टुकड़े करेंगे, बहि विसर्ग प्लस भाग। एक शब्द और लूँ, आयुर्वेद, इसके टुकड़े करें, आ यु, ये रहा यु की मात्रा, ये रहा र विसर्ग में जुड़ गया प्लस वेद। इस प्रकार से हमें यह देखना है कि अगर शिरोरेखा के ऊपर र लगा हुआ है और उस र के ठीक बाद में, उस र के ठीक बाद में या जिस व्यंजन के, या वो व्यंजन हमेशा कौन सा रहेगा, वो व्यंजन रहेगा हमेशा सघोष ही व्यंजन रहेगा। उस सघोष व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर र की आवर्ती हो रही है, तब हम शब्द के टुकड़े करेंगे तो प्रथम पद में वो र शिरोरेखा के ऊपर वाला वो विसर्ग में बदल जाएगा। बदलेगा कब, उससे पहले ये मात्रा होनी चाहिए, ये स्वर होने चाहिए। तो इस प्रकार से अपना सघोष विसर्ग संधि का ये नियम खत्म। अब अगला नियम आता है, अगला नियम है अपना, वो इसी से संबंधित है। अब देखिए मित्रों, हम अगला नियम लेते हैं। अगला नियम अपना ये कहता है कि मान लो किसी भी शब्द में ये मात्रा हो और इस मात्रा के टुकड़े करते समय भी हमें विसर्ग का प्रयोग करना पड़ जाता है। और इसी मात्रा को हमने कहाँ पढ़ा, इसी मात्रा को हमने स्वर संधि का एक भेद पढ़ा था, वो था गुण संधि। और गुण संधि का मतलब ये था कि किसी भी शब्द में ये ए की मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ भी हो तो उस शब्द के टुकड़े हमें करने होते हैं। ये कहाँ पढ़ा हमने, विसर्ग नहीं, स्वर संधि में, गुण संधि में पढ़ा। और इसका मतलब ये था, हमने ये बताया था कि अगर शब्द के टुकड़े करने होते हैं तब शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो मित्रों अर्थ निकलेगा कब, अर्थ निकल रहा है इस मात्रा के हिसाब से हमारे गुण संधि में, लेकिन हम इसका विसर्ग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं वो देखिएगा। हमने एक शब्द ले लिया मनोयोग, हमने ये शब्द ले लिया मनोयोग। अब इसके टुकड़े करेंगे। हमने ये कह दिया कि इस मात्रा का प्रयोग तो हमने स्वर संधि में, गुण संधि के रूप में कर लिया था, लेकिन हमें शब्द के अर्थ निकालने हैं। तो अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस प्रकार के शब्द को लेकर के यह कह सकते हैं कि प्रथम पद में ए स्वर होगा, ठीक। और ए के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो सघोष ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सघोष होना चाहिए, सघोष ही होना चाहिए। इस प्रकार से हम शब्द के टुकड़े करेंगे। अब देखिए, अब हमारा यही शब्द किस रूप में बदल गया, ये हो गया मनः जोड़ दूसरा पद आ गया योग। और यह से शुरू हो रहा है, यह से, यह क्या है, ये सघोष व्यंजन है।
सघोष व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम और भी ले, जैसे यशोभिलाषा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा ले लिया। अब इसके टुकड़े करेंगे, ये रहा ओ की मात्रा, यहाँ से हम शब्द के टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े करते समय हम क्या करेंगे, मन जोड़ अभिलाषा। ये अभिलाषा क्यों आया, क्योंकि हमने कहा कि शब्द का अर्थ निकालना चाहिए। ये रहा ए, और इसके साथ हमने क्या कर लिया, विसर्ग का योग कर लिया। किस मात्रा के रूप में, इस मात्रा के रूप में। दूसरे पद में क्या आएगा, ये सघोष वर्ण होगा, और सघोष वर्ण इसमें कौन सा है, सघोष वर्ण इसमें ए के रूप में है। ऐसे ही पयोद है, पयोद, इसके टुकड़े करें, पै जोड़ द। ऐसे ही हमने ले लिया दूसरा यशोदा, इसके टुकड़े करेंगे, ये ओ की मात्रा रही, ये रहा ए, और ये रहा सघोष वर्ण। अब टुकड़े करेंगे, यश, यश प्लस दा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लिया, उरोज, उरोज, इसके टुकड़े करेंगे, उर विसर्ग प्लस जय। इसमें ये रहा ए के साथ हमने योग कर लिया विसर्ग का, और ये रहा सघोष व्यंजन। इस प्रकार से हम एक नियम यह भी पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने अगला नियम आता है। अगर मान लो किसी भी शब्द में, मान लो सघोष कोई भी व्यंजन हो, उस सघोष व्यंजन से ठीक पहले हमें क्या दिखाई देगा, ये दो स्वर हमें दिखाई देंगे। क्या, दो स्वर हमें दिखाई देंगे, और वो कौन कौन से हमें दिखाई देंगे, या तो हमें ई स्वर दिखाई देगा या फिर हमें ऊ स्वर दिखाई देगा। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए स्वर नहीं होना चाहिए। हमने ये कह दिया कि एक नियम, अगला नियम अपना ये बाहर निकल के आता है कि ए स्वर का योग नहीं होना चाहिए। किसी से ठीक पहले, विसर्ग से ठीक पहले ए स्वर नहीं होना चाहिए, इसको बाहर निकाल दो। इसके अलावा हमारे सामने एक तो ई स्वर होगा या फिर हमारे सामने ऊ स्वर होगा, दो स्वर होंगे, और उसके बाद में सघोष वर्ण होंगे। सघोष वर्ण का मतलब हमने स्वर को शामिल किया है, सभी स्वर सघोष होते हैं। और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और य, र, ल, व, ये जो व्यंजन होते हैं या अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये सारे के सारे सघोष में शामिल होते हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है, तब हमें क्या करना है, तब हमें मित्रों ये करना है कि ये जो है कौन सा, ये जो व्यंजन है ना, ये जो वर्ण है, ये तो आएंगे प्रथम पद में, और इसके साथ हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और दूसरे पद में हमारे सामने इनमें से कोई एक वर्ण यहाँ शुरू होगा, तब हमें क्या करना है, या हम ये कहें कि मान लो हमारे सामने यह शब्द आ गया, बहिराकर्मण, ये शब्द ले लिया बहिराकर्मण। अब देखिए, हमने ये बताया कि इस प्रकार के शब्दों के हम टुकड़े करते हैं, तब हमें ये देखना है कि ये आ की मात्रा को देखेंगे हम। आ की मात्रा से ठीक पहले क्या आ रहा है, ये र आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये र आ रहा है। अब देखिए, इससे र से ठीक पहले ये ई की मात्रा ये रही। हमने अपने सूत्र में क्या लिखा, ये रहा ई की मात्रा, ये रही ई की मात्रा। और उसके ठीक बाद में क्या आना चाहिए, सघोष व्यंजन या स्वर आना चाहिए, ये रहा र, सघोष। अब इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करते समय ये र विसर्ग में बदल जाएगा। जैसे हमने ये लिख दिया, बही विसर्ग प्लस ये आ, युक्यो आ गया, आक्रमण। ऐसे ही एक शब्द है बहिरंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हिंदी शब्दावली में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें व्यंजन संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। और व्यंजन संधि में
इस प्रकार के एग्जाम्पल है वो हमारी हिंदी शब्दावली में बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, और वो एग्जाम्पल हमें व्यंजन संधि में भी दिखाई देते हैं और विसर्ग संधि में भी दिखाई देते हैं। लेकिन हमें शब्दों को किस प्रकार से विभाजन करना है या शब्दों को हमें किस प्रकार से शब्दों का विच्छेद करना है, हमें मुख्य बात यही ध्यान में रखनी है कि उस पद का अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो हमें कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि उस पद में सघोष और अघोष व्यंजनों का जब विसर्ग के साथ संयोग होता है तब हमें उस विसर्ग को शब्द में किस प्रकार से प्रयोग करना है। बस यही बात हमें महत्वपूर्ण दिखाई देती है, और इसी के साथ हम विसर्ग संधि को समापन करना चाहेंगे। धन्यवाद।